आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको कबीर दास जी की जो अगली साखी है 14 नंबर की, जो कि इस प्रकार से है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। इस साखी का आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखने का तरीका क्या है, व्याख्या कैसे लिखेंगे, या इस साखी की सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाता है, और काव्यगत सौंदर्य लिखते समय आपको किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, यानी किन किन चीज़ों को लिखना होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बिल्कुल आसान और बिल्कुल सरल शब्दों में बताने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कबीर दास जी की यह 14 नंबर की साखी है। इसके पहले 13 नंबर तक की साखियों का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अपनी विधिवत तैयारी करना प्रारंभ कर दें, अपनी नोट्स बनाना प्रारंभ कर दें। और इन वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि आप इन साखियों का संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे, और साथ ही ऐसी व्याख्या आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको रटना ना पड़े। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, साखी से रिलेटेड वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो इस साखी का सबसे पहले आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, साखी के प्रथम शब्दों को यहाँ पर यह तन कांचा इस तरह से ब्लैक पेन से आपको लिख लेना है। साखी के प्रथम 3 शब्दों को या 2 शब्दों को आप लिख सकते हैं इस तरह से, यह तन कांचा, फिर आपको डैश डैश का निशान लगाते हुए अंतिम के शब्दों को इस तरह से ब्लैक पेन से लिखना है। ये आपको प्रत्येक साखी की व्याख्या करते समय करना है। और फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और इस संदर्भ के अंतर्गत मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है और यह लिखने का नया तरीका है कि आप इस तरह से भी संदर्भ लिख सकते हैं। और इसके पहले के वीडियो में मैंने संदर्भ लिखने का दूसरा तरीका बताया है, जो आपको आसान लगे आप उस तरह से संदर्भ लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश, आप प्रस्तुत पद्यांश भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत साखी भी लिख सकते हैं, अथवा प्रस्तुत पद्य भी लिख सकते हैं। जो आपको आसान लगे वह आप लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीर दास जी द्वारा रचित साखी से उद्धृत है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीर दास जी द्वारा रचित साखी से उद्धृत है। आप इस तरह से भी संदर्भ लिख सकते हैं। और संदर्भ लिखते समय आपको यहाँ पर भी ध्यान क्या देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, हिंदी काव्य आप किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन यानी काला पेन और नीला पेन का ही इस्तेमाल करना है संदर्भ लिखते समय, व्याख्या करते समय और काव्यगत सौंदर्य लिखते समय। तो प्रस्तुत पद्यांश अथवा प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य ब्लैक पेन से लिखा जाएगा में संकलित एवं कबीर दास यानी रचयिता का नाम यानी कवि का नाम आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, काले पेन से ही लिखेंगे। जी द्वारा रचित साखी से उद्धृत है, कहने का अर्थ है साखी शीर्षक पाठ से अवतरित है और जिसके रचयिता कौन है, कबीर दास जी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संदर्भ लिखने का यह तरीका कुछ बदला सा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं कबीर दास जी द्वारा रचित साखी शीर्षक से उद्धृत है। थोड़ा सा चेंज है संदर्भ लिखने का यह तरीका। आपको जो आसान लगे
आप उस तरीके से संदर्भ लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब इसकी सरल व्याख्या क्या हो जाएगी, तो इसकी मैं आपको ऐसी व्याख्या बताऊंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ ही, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कबीरदास जी मानव को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। यह तन यानी यह शरीर किसके समान है? यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। यह जो तुम्हारा शरीर है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम क्या कर रहे थे? लिए फिरे था साथ, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो। और यह शरीर तुम्हारा कैसा है? मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम अपने साथ बड़े अहंकार के साथ सबको दिखाने के लिए घूमते रहते हो कि मेरा शरीर कितना सुंदर है, मैं कितना स्टाइलिश हूँ, मैं कितना बलवान हूँ, मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। जबकि सच्चाई क्या है कि ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं किंतु जैसे ही इस शरीर में एक धक्का लग जाएगा तो यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। जैसे ही इस शरीर में धक्का लगेगा तो यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब काल का एक धक्का इस शरीर में लग जाएगा तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा। यानी जब मृत्यु हो जाएगी तो यह शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसकी व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से, व्याख्या इस तरह से, और इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी या इसकी व्याख्या कैसे आपको लिखना है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यह जो शरीर है तुम्हारा मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह से मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, ठीक उसी तरह से यह तुम्हारा शरीर भी उसी कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम बड़े अहंकार से, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं, सबको दिखलाने के लिए अपने इस शरीर को लिए घूमते रहते हो। लेकिन सच्चाई क्या है कि ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। कबीरदास जी क्या कहते हैं? किंतु एक ही धक्का लगने से यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अर्थात काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। जिस प्रकार से मिट्टी का कच्चा घड़ा होता है, यदि उसमें धक्का लग जाए तो वह टूट कर चूर चूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह जो तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हुआ है, यह मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है और जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाते फिरते हो। किंतु जैसे ही इसमें एक धक्का लग जाएगा तो यह टूट कर चूर चूर हो जाएगा और इसमें से तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कहने का अर्थ है कि काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। बड़ी ही अच्छी बात बताई है कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखी के द्वारा। इसका काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य लिखते समय आप किन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे? तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य और पहला ही बिंदु है क्या? भाषा। पहला बिंदु है भाषा और भाषा कौन सी है? दी गई साखी की सधुक्कड़ी।
किस भाषा में रचित है यह साखी? सधुक्कड़ी भाषा में है। और कबीर दास जी की जितनी भी साखियां आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं उन सभी की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी भाषा है। तो एक जगह आप याद रखिएगा और सभी में आप भाषा के अंतर्गत सधुक्कड़ी भाषा लिख सकते हैं। और अगला बिंदु है रस। तो रस यहाँ पर कौन सा है? शांत रस है। और मैंने आपको बता भी दिया है कि शांत रस कहाँ होता है? जहाँ हमारा मन या हमारी आत्मा संसार के या इस दुनिया की मोह माया को त्याग कर ईश्वर के मार्ग की ओर चल दे, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर चल दे, वही शांत रस होता है। कहने का अर्थ है कि जब जीव ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, उसकी भक्ति करता है, तब उसके मन में शांत रस की उत्पत्ति हो जाती है। और अगला बिंदु है छंद। तो किस छंद में यह साखी लिखी हुई है? दोहा छंद है कि चौपाई छंद है कि सोरठा छंद है या रोला छंद है? तो दी गई चौपाई किस छंद में है? दोहा छंद में है। और कबीर दास जी की आपकी पाठ्य पुस्तक में जितनी भी साखियां हैं उनमें छंद में आप क्या लिखेंगे? दोहा, क्योंकि सभी साखियां दोहा छंद में ही रचित हैं। और सभी की भाषा क्या है? सधुक्कड़ी भाषा है। और सभी में रस कौन सा है? शांत रस है। ये तीन चीज कॉमन है। और अगला बिंदु है अलंकार। अलंकार कौन सा है? अलंकार रूपक अलंकार है तथा अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार है तथा अनुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद है आपको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखना है। आप अभी से अपनी नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए और आप इस चैनल पर उपलब्ध वीडियो देखकर अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर हम आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज एक एक पद का या पद्यांश का, इसी तरह से संदर्भ लिखने का तरीका, उसकी व्याख्या लिखने का तरीका और काव्यगत सौंदर्य लिखने का तरीका बिल्कुल आसान शब्दों में बताएंगे, जिसे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। तो आप मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करें, ताकि हम आपके कमेंट्स के द्वारा आपके सुझाव और आपके विचार जान सकें और उनका उत्तर देने का प्रयास कर सकें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि इसी में आपको प्रसन्नता मिल सकती है। जय हिंद।